हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप जो इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगते हैं। हनुमान औषधि लेने गए हैं, उनके आने में विलंब हो जाता है तो राम व्याकुल हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो व्याख्या है, यहाँ पे दी गई है व्याख्या है। देखिए व्याख्या में क्या बताया गया है कि वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम साधारण मनुष्य के समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है पर हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर श्री राम बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारे स्वभाव सदा से ही कोमल था। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी छोड़ दिया और वन यानी कि जंगल में जाड़ा गर्मी हवा आंधी तूफान को भी सहा। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, उषा कविता में गांव की सुबह की गतिशील चित्रण है, सुबह का गतिशील चित्रण है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सील स्लेट, नीला जल और गोरी युक्ति की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय की गतिशीलता का जो वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को जो है गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हरिवंश राय बच्चन, और नेक्स्ट है तुलसीदास जी के जीवन परिचय आपको लिखना है, यानी कि उनके साहित्यिक जो विशेषताएं वगैरह हैं वो सभी लिखनी है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं यदि आप जो है इनमें से, क्योंकि एक ही लिखना है, यदि आप लिखना चाहें तो इनमें से जो है किसके जीवन परिचय या फिर जो उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए हरिवंश राय बच्चन, 1907 में इलाहाबाद में जन्म हुआ। 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। 2003 में जो मुंबई में इनका निधन हो गया। रचनाएं की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रेम और सौंदर्य के कवि, मानवतावाद व व्यक्तिकता का सुंदर जो है सम्मिश्रण, रहस्यवादी भावना, शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली और जो है तत्सम तद्भव उर्दू अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और है, यहाँ पे है तुलसीदास के बारे में। तो देखिए तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। नेक्स्ट है, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी शिवरा जो है सरयू पारिन ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भगत बन गए। नेक्स्ट है, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के लिए सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। तुलसीदास को हम हिंदू कवि या संत के रूप में जानते हैं। इन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की जो रचना की है। नेक्स्ट इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो साहित्यिक परिचय। तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है।
इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का जो है पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और जो है कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन है गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करें। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस गद्यांश को आप जो अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसकी देखिए, सबसे पहले वर्षा के बादलों का स्वामी इंद्र माना जाता है। इंद्र की सेना अर्थात जो है लड़ुकों की टोली मेघों में पानी मांगती फिरती थी। लेखक की समझ में यह बात नहीं आती कि चारों ओर पानी की इतनी कमी है और लोगों ने बड़ी कठिनाई से पानी इकट्ठा करके रखा है, फिर वे उस पानी को इन लड़कों पर फेंक कर क्यों बर्बाद करते हैं। उन्हें इस पानी का उपयोग अपने लिए करना चाहिए। लेखक इस अंधविश्वास से दुखी हैं कि लोग इन लड़कों को इंद्र की सेना मानकर पानी की बर्बादी कर रहे हैं। यदि इंद्र महाराज से ये लड़के इंद्र की सेना यानी कि पानी दिलवा सकते हों तो ये खुद उसी से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ये मोहल्ले भर में पानी मांगते क्यों घूमते फिरते हैं। अंधविश्वासों का नतीजा हमें यह भुगतना पड़ा कि हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और हम उनके गुलाम बन के रह गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न है सबसे पहले, चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका, क्यों? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो भगत जी को अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान है, वह निर्लोभ तथा संतोषी हैं। बाजार में माल बिछा रहता है किंतु उनकी अपनी जरूरत की चीज़ें जीरा और नमक खरीदने के बाद बाजार में उनकी रुचि नहीं रहती है। बाजार का आकर्षण उनके लिए शून्य हो जाता है, उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। भगत जी चौक बाजार के बड़े बड़े शानदार स्टोरों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और एक पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ से वह जीरा और काला नमक खरीदते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाजार से खरीद कर वह बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद बाजार उनको आकर्षित नहीं कर पाता। इसी के अथवा में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों किया। आंसर है देखिए, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया भारत ले जाने के लिए इसने मना कर दिया क्योंकि यह गैरकानूनी था। पाकिस्तान से लाहौरी नमक भारत ले जाना प्रतिबंधित था। उनके अनुसार नमक की पुड़िया निकल आने पर काफ़ी सामान की भी जो है चिंदी बिखेर दी जाएगी। नमक की पुड़िया तो जा नहीं पाएगी, ऊपर से उनकी बदनामी मुफ्त में जो है हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो नीचे आंसर है, भक्तिन एक देहाती अर्थात ग्रामीण महिला थी जो अनपढ़ थी, इसलिए वह बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग करती थी। भक्तिन एक देहाती होने के कारण साथ साथ समझदार भी थी। उनका स्वभाव ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को तो अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। भक्तिन के आ जाने पर महादेवी जी अधिक देहाती हो गई, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। उसने महादेवी को भी देहाती खाने की विशेषता बताकर उनके खाने की आदत डाल दी। यह बताती कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्टे से सौदा लगता है। बाजरे के तिल लगातार बनाए पुए बहुत अच्छे लगते हैं। जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने को खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है। उनके अनुसार सफ़ेद महुए की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। भक्ति ने लेखिका को अपनी देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी देहाती बन गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, जनसंचार के विभिन्न साधनों की खूबियाँ और खामियाँ बताइए। क्या क्या खासियत है और क्या क्या कमियाँ हैं। तो देखिए आंसर है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखक के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने का अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग है इसलिए उनकी ज़रूरत भी अलग अलग है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं, इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। संभव है कि हम कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हैं। हमने गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़े।
अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने और देखे गए समाचार का लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नजर आता है। अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उनका जिद्दता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, रेडियो पर खबरें सुनते हुए हम उन्मुक्त होते हैं, उतना किसी और माध्यम में से संभव नहीं है। इंटरनेट अंतर्क्रियात्मकता और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, समाचार लिखना एक तकनीकी कला है। किसी व्यक्ति को समाचार लिखने के लिए तकनीक को समझना आवश्यक है। अगर आपके पास विषय की पूरी जानकारी नहीं है और विषय को समझने की काबिलियत नहीं है, तो आप प्रभावी रूप से समाचार नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आपके पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी होना और जानकारी को प्रदर्शित करने का हुनर होना आवश्यक है। समाचारों में किसी भी व्यक्ति की लंबी लंबी प्रशंसा न भरें। समाचार लिखना सामाजिक रूप से कड़े उत्तरदायित्व का काम है, इसलिए समाचार का संतुलित और पक्षपात रहित होना आवश्यक है। समाचार लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि वे समाचार लिख रहे हैं, कोई निबंध नहीं। तदनुसार एक समाचार को किसी भी हाल में 1000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे समाचार लेखन की अनेक लोकप्रिय शैली है। उल्का पिंड, इनमें से अंग हैं इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रो यानी कि लीड, मुखड़ा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू इंट्रो, लीड या मुखड़ा लेखन है। इंट्रो समाचार का पहला पैराग्राफ होता है, जहां से कोई समाचार शुरू होता है। इंट्रो के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। एक आदर्श इंट्रो में किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए और उसे किसी भी हालत में 35 से 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी इंट्रो से मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। आमतौर पर माना जाता है कि एक आदर्श इंट्रो के सभी 6 ककार का जवाब देने के लिए बजाय किसी एक इंट्रो को प्राथमिकता देनी चाहिए। उस पर एक ककार के साथ 1-2 ककार दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी। नेक्स्ट पार्ट है बॉडी। तो समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड लेखन शैली में मुखड़े के उल्लिखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार की बॉडी में होता है। किसी समाचार लेखन का आदर्श नियम यह है कि किसी समाचार को ऐसे लिखा जाना चाहिए कि जिससे अगर वह किसी भी बिंदु पर समाप्त हो जाए तो उसके बाद के पैराग्राफ में ऐसा कोई तथ्य नहीं रहना चाहिए जो समाचार के बचे हुए हिस्से की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। अपने किसी भी समापन बिंदु पर समाचार को पूर्ण, पठनीय और प्रभावशाली होना चाहिए। समाचार की बॉडी में 6 ककारों में से 2 क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कई घटनाएं कैसे और क्यों हुई यह जानने के लिए आप उसकी पृष्ठभूमि, परिप्रेक्ष्य और उसके व्यापक संदर्भों को खंगालने की कोशिश की जाती है। इसके जरिए ही किसी समाचार के वास्तविक अर्थ और असर को स्पष्ट किया जा सकता है। लास्ट है यहाँ पे निष्कर्ष या समापन। तो समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए। समाचार में तथ्य और उनके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उनके पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती है। तो इसमें फर्स्ट है जो है सामान्य रूप से लेखक आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप देने का अभ्यास नहीं करता। नेक्स्ट है लेखक में मौलिक प्रयास और अभ्यास करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट है लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री और तथ्यों का अभाव होता है। नेक्स्ट है लेखक की चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट है लेखक के बौद्धिक विकास के अभाव में विचारों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है अप्रत्याशी विषयों पर लेखन करते समय शब्दकोश की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों की संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल कैसे होती है। आंसर है यशोधर बाबू है यहाँ पे, यशोधरा नहीं, यशोधर बाबू
आंसर है यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पले बढ़े, अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श कृष्णदा से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों को और संस्कारों के विरुद्ध हैं। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी कृष्णदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक को अकेलापन कैसे दूर हो गया था? आंसर है कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को डोर चराते हुए, खेतों में पानी लगाते हुए, दूर काम करते हुए अकेलेपन की स्थिति बहुत खटकती थी। उसे कोई भी काम करना तभी अच्छा लगता था जब उनके साथ कोई बोलने वाला, गपशप करने वाला या हंसी मजाक करने वाला हो। कविता के प्रति लगाव हो जाने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव आ गया था। उसे अब अकेलेपन में कोई ऊब नहीं होती थी। वह अपने आप से खिलना सीख गया था। पहले से उलट वह अकेला रहना अच्छा मानने लगा था। अकेले रहने से उसे ऊंची आवाज़ में कविता गाने, अभिनय करने और नाचने की स्वतंत्रता का अनुभव होता था, जो उसे असीम आनंद से भर देते थे। नेक्स्ट है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसमें, मास्टर सौंदलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी के ज्ञाता व कवि थे। सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। पहले वे एकाध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था कैसी की गई? तो मोहनजोदड़ो में सभी नालियाँ ढकी हुई थी, जो सड़क के दोनों तरफ समानांतर बनी हुई थी। हर घर में एक स्नानघर था। घरों के भीतर से गंदा पानी नालियों के बाहर होदी तक आता था और फिर नालियों के जाल में मिल जाता था। कहीं कहीं नालियाँ बिना ढकी हुई थी। नेक्स्ट है, अज्ञातवास के समय एन की क्या क्या रुचियाँ थी? तो एन को पत्रिकाओं में फिल्मी कलाकारों के चित्र इकट्ठे करने की रुचि थी। वह फिल्मों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करती थी, उनकी समीक्षा करती थी। प्रति सप्ताह प्रकाशित होने वाली सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका ध्यान से पढ़ती थी। वह फिल्मी अभिनेत्रियों की तरह अपने बाल संवारा करती थी और उन्हें अपना स्टाइल बनाया करती थी। कुछ ही देर बाद फिर से वह अपने घुंघराले बालों वाले स्टाइल में ही आ जाया करती थी। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।